वेलकम इन दिस वीडियो। हम पिछला सेशन कंटिन्यू करेंगे। किसी कारणवश पिछला वीडियो ब्रेक हो गया था जिसमें हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। तो इसमें हम बता रहे थे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है, एक आयोनाइजेबल है, एक नॉन आयोनाइजेबल है। तो क्योंकि इसमें दो ही क्लोरीन आयोनाइज हो पा रहे हैं, इसलिए इसमें दो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं और जो तीसरा क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है। इसमें एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है और बाकी दोनों क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं। इसमें एक भी क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़ा है, तो आयोनाइज नहीं हो पा रहा। अब दूसरा इन्होंने पॉइंट सजेस्ट किया कि द प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, और ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ऐसी वैलेंसी जो डायरेक्शनल है ये मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी, और जो वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है वो शेप और स्ट्रक्चर नहीं डिसाइड करेगी। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसकी पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं है, डायरेक्शनल मतलब इसकी पोजीशन स्पेस में फिक्स है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी से हमको मॉलिक्यूल का शेप पता चलेगा, प्राइमरी वैलेंसी से हमको उसका शेप नहीं पता चलेगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस आधार पे मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड किया गया। तो ये वर्नर का एक्सपेरिमेंट था और ये उनका जनरलाइजेशन था जो उन्होंने 1893 में किया था। और फॉर दिस वर्क अल्फ्रेड वार्नर was awarded Nobel Prize in 1913, और he was the first person to get the Nobel Prize in the field of inorganic chemistry. अच्छा, अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा इस वजह से उनमें ये 10 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड हाउ दिस थ्योरी वाज हेल्पफुल इन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने में क्यों हेल्पफुल थी। या दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बस कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको पता है तो ये क्वेश्चन लॉन्ग कैसा भी पूछा जाएगा आप इसको बता देंगे। बीएससी सब्सिडियरी में इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो उसमें क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, वैसे वीडियो अवेलेबल रहेगा। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड बिकॉज केमिस्ट्री सब्सिडियरी स्टूडेंट are not encountered with chemistry very frequently because in honors they have some other subject, so might be they are not very aware, or this Werner coordination theory is not very well known for them. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हु proposed first the theory for coordination complexes? अल्फ्रेड वार्नर, दोनों का आंसर होगा। when he proposed in 1893? on which compound he worked? किस कंपाउंड को उन्होंने काम किया? कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस पे काम किया। which valency is ionizable? the primary valency is ionizable. which valency is non-ionizable? secondary valency is non-ionizable. इस तरह से पूछा जाएगा। You can have multiple options but you have to choose one.
तो उसमें आपको एक चूज करना है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं किसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी से शेप गवर्न होता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उसमें होगा कि प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नो प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट, इट इज द सेकेंडरी वैलेंसी विच डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, नो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी इज नॉट आयोनाइजेबल। ओके, तो इस तरह से इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर ये कंसेप्ट या ये स्टोरी छोटी सी जो आपको बताई, अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक चीज और है कि इफ जैसे इसमें 0 क्लोराइड है ना, तो अगर इसके सॉल्यूशन में आयन नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आयंस पे डिपेंड करती हैं वो प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होंगी। इसमें तो सिंगल आयन है, जिसमें ज्यादा आयंस होते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें क्योंकि आयोनाइज नहीं हो रहा है तो इसकी और इस कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट होंगी। बात समझ में आ गई? इसके अलावा आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है सब्सिडियरी में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल इसमें से देखिए पूछा जा सकता है। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है, तो इसमें कोबाल्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और बता देंगे किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या है, देखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, see whatever question I am taking in this section, you can be sure that you will find the questions in your examination from these topic। इस टॉपिक से आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, ये these are very easy concept and you will enjoy to learn this interesting chemistry। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, दे फॉर्म ऑक्सो एसिड। व्हाट आर हैलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। A very interesting fact to know for you is the chlorine and iodine are known to form oxo acids, but fluorine and bromine does not form very good oxo acids, although oxo acids of them are known है, बनाए गए हैं, बट स्टेबल नहीं है और इतने ज्यादा स्टेबल भी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सके। इसलिए इन दोनों के ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो जनरली कम होते हैं और क्लोरीन और आयोडीन ये ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो इसमें जैसे HOCl, these oxo acids differ in the oxidation state of halogen। HOCl2, HO
HOCl4। ठीक, ये हो गया हाइपोक्लोरस। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इससे ध्यान रखिएगा। ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, ये हाइपो नहीं है, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, देन क्लोरस एसिड। एक मिस्टेक है स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होगी, HOCl HClO2, यहाँ ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, यहाँ HClO3 और HClO4। ठीक, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी क्लोरीन की। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, इसमें 5, इसमें 7। तो क्लोरस एसिड हो गया, फिर क्लोरिक एसिड हो गया, फिर परक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या करना है, इसका एसिडिक ऑर्डर बताना, एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो जैसे हमने बताया था, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं बनाते, ब्रोमीन भी बनाएगा, लेकिन ब्रोमीन HBrO4 और HBrO3, ये दोनों ब्रोमीन के नोन है। तो इसमें देखिए, जो ऑर्डर होता है एसिडिक कैरेक्टर का, वो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है, फिर ये, फिर ये। ठीक, पर क्लोरिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, क्लोरिक उससे कम, क्लोरस उससे कम, हाइपोक्लोरस उससे कम। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझिए, व्हाई। तो इसमें जो मेन फैक्टर डिसाइड करता है, ये ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड टू रिलीज H प्लस आयन। ओके, H प्लस आयन कैसे निकलेगा, तो इसका सीधा सा रीजन है, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +7 चार्ज होने की वजह से मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, और ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां OH बॉन्ड में बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा और ब्रेक आसानी से होगा। तो रीजन क्या हो जाएगा, तो मोर ऑक्सीजन एटम will increase the acidic nature by facilitating the release of H plus ions। समझ गए, जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्सिडरी और ऑनर्स, इसको ठीक से समझ लीजिए। परक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरिक, फिर क्लोरस, फिर हाइपोक्लोरस। नोट कर लीजिए, नोट करना।
फिर इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, और एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में इतना, थैंक यू।